मैं रिंकू कुमार केपीएस एकेडमी स्ट्रीम में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी के जो त्रिसैन्य अभियान थे उसके बारे में मैंने बताया था वीडियो में, और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी भारतीय सैन्य अभियान, ठीक है, या दक्षिण भारतीय अभियान, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये पहली बार नहीं था जो दक्षिणी भारतीय अभियान इसने, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई पहला सुल्तान नहीं था जिसने दक्षिणी भारतीय राज्यों पर आक्रमण किया। और आप जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिणी भारतीय सैन्य अभियान चला था उस पर आक्रमण किया था, तो सबसे पहले किस पे करा था? देवगिरी पे, और देवगिरी के बाद में वारंगल, और वारंगल के बाद में आपके होयसल, और होयसल के बाद में पांड्या, ठीक है, इन पर आक्रमण किया। क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन जो इसका चाचा था उसके शासनकाल में 1292 में भिलसा, ठीक है, भिलसा जो आक्रमण किया था, तो उस भिलसा आक्रमण में क्या होता है कि अलाउद्दीन जो भिलसा मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो इस आक्रमण में इस अलाउद्दीन को ये पता पड़ गया था कि देवगिरी जो राज्य है, क्योंकि इसके भी सूचनाएं गुप्तचर अधिकारी थे जो, और इसका महत्व, इसका कारण क्या था कि ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही शासनकाल में ये अपनी सेना को मजबूत बनाना और सरदारों के गुट को मिलाना पैसा के बाद, क्योंकि कोई भी ऐसा शासन या ऐसा कुछ शासकीय साम्राज्य नहीं था जो धन के बिना या आर्थिक स्थिति के मजबूत के बिना आगे कोई बढ़ सके। तो इसने भिलसा के युद्ध में ही पता पड़ गया था कि देवगिरी राज्य दक्षिण राज्य हैं, उस पर काफी धन है और सोना चांदी है, और वहाँ का जो इलाका है, सर्कल है, वो काफ़ी, वहाँ के लोग जो राजा और वहाँ की प्रजा काफ़ी मालदार है, जिससे कि वहाँ से धन लूटने से काफ़ी आर्थिक मदद मिलेगी। तो भिलसा से जब पता पड़ा कि देवगिरी राज्य में इतना धन है, तो फिर क्या करता है ये, क्योंकि 1292 ईस्वी में भिलसा पर आक्रमण करता है जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में। उसके बाद में 1296 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1296 ईस्वी में देवगिरी राज्य पर आक्रमण करता है। पर देवगिरी राज्य पर आक्रमण करता है, पर सुल्तान को अनुमति कहाँ से, सुल्तान ने अनुमति जो ले रखी थी, तो इसने जो अनुमति ले रखी थी 1296 में सुल्तान से इसने कहा था कि मैं दूसरा जो अभियान था, कहा था कि मैं और जगह, ठीक है, अनुमति ले रखी थी इसने चंदेरी की, ठीक है, इसने जो मध्य भारत में चंदेरी विजय की अनुमति मांगी थी किस पे? जलालुद्दीन से, और ये अनुमति मांगता है चंदेरी अभियान की, वो अनुमति दे देता है। पर ये 1296 ईस्वी में देवगिरी जो दक्षिणी राज्य देवगिरी राज्य पर आक्रमण करता है, वहां से काफी दौलत लूटता है, और लूटने के बाद में ये कहाँ आ जाता है? ये आ जाता है, और उसी समय में जो भिलसा युद्ध हुआ था, एक क्वेश्चन आता है कि जलालुद्दीन जो खिलजी जो भिलसा युद्ध करता है 1292 में, उस पर विजय प्राप्त कर देता है, और वहां से जब धन लूटता है उसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दे देता है। ये खिलजी काफी खुश होता है, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसको एक पद दे देता है जो क्या था, ये आवध का सूबेदार बना देता है जलालुद्दीन खिलजी फिरोजी, और आरिज ममालिक सैन्य मंत्री पद भी देता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा था और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका चाचा था। उसी चाचा ने ही अलाउद्दीन खिलजी के पास पालन पोषण किया था। और तो क्या होता है कि यहाँ से जाने के बाद में ये अनुमति मांगता है चंदेरी अभियान में, क्योंकि इससे पहले भी इसने अभियान 1296 में देवगिरी राज्य पर किया था, और ये प्रथम सुल्तान है जिसने दक्षिणी भारत पर आक्रमण किया था। और जब ये सुल्तान बन जाता है तो दक्षिणी भारत पर ये आक्रमण करता है, जो आपको बताया, देवगिरी पे भी करता है, वारंगल पे भी करता है, होयसल पे भी करता है, और पांड्या भी करता है, पांड्य राज्य पे करता है, क्योंकि 4 राज्यों में करता है। तो ये क्या करता है कि जब इसको पता पड़ जाता है, किसको? सुल्तान को, ठीक है, सुल्तान को पता पड़ता है किसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, कि इसने चंदेरी अभियान की अनुमति मांगकर देवगिरी राज्य पर आक्रमण किया, जिससे वहां से काफी इसने धन दौलत लूटा है। और धन दौलत लूटने के बाद में इसका क्या महत्व था
कि धन लूटने के बाद में जब जिसको पता पड़ जाती है तो वो कहता है, कौन, जलालुद्दीन खिलजी, कि क्योंकि जलालुद्दीन का जो वजीर था वो भी कहता है कि आप इसको रोकें, जिससे कि इसने धन दौलत लूटी है, आपकी अनुमति से इसकी हत्या करवा दें या इसको मृत्युदंड दें। पर उसको भी लोभ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कि उससे पहले भी उसने उसको धन दिया था। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप माणक्यपुरी, जो माणकपुर था उसका, किसका, जो इसका था, क्योंकि इलिचपुर प्रांत का अधिकार करके दिल्ली को उसकी सैनी जहाँ से आए उसको भेज देता है। उसके बाद में कहता है कि जिस दिन मैंने धन लूटा है, धन लूटने में से आप यहाँ आ जाएं और यहाँ आने के बाद में आप सारा धन मेरे से या उसमें से कुछ हिस्सा लेकर जाएं। इससे जिससे कि जलालुद्दीन खिलजी खुश हो गया, क्योंकि क्या था कि अहमद चब द्वारा, क्योंकि अहमद चब था, वजीर था जलालुद्दीन खिलजी, वो कहता है कि इसने देवगिरी राज्य पर आक्रमण किया, वहां से धन लूटा है, आप इसे रोकें। पर ये रोक नहीं पाता और नहीं रोक पाया। ये उसको खुद समझाता है, अहमद जो चप होता है, वजीर होता है जलालुद्दीन खिलजी, वो समझाता है कि आपसे चंदेरी अभियान की अनुमति मांगी थी और इसने जलालुद्दीन खिलजी ने देवगिरी राज्य जो दक्षिणी राज्य है उस पर आक्रमण किया, वहां से धन लूटा है, और जिससे कि ये राजा का उल्लंघन है। कौन समझाता है? अहमद चप समझाता है। किसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। और इसको मृत्युदंड दें या इसे मरवा दें या इसे रास्ता में रोकें। पर ऐसा कोई उसने नहीं किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अब क्या करता है कि जलालुद्दीन खिलजी लेटर लिखता है, एक पत्र लिखता है, किसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पत्र लिखता है। और पत्र लिखने के बाद में, क्योंकि वहां से दक्षिण राज्य पर आने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी कहाँ जाता है? कड़ा मानिकपुर, ठीक है, कड़ा मानिकपुर, कभी कड़ा मानिकपुर का ये जिम्मेदारी सौंपी थी जलालुद्दीन खिलजी ने। तो ये वहां जाता है, वहां आके एक लेटर लिखता है, पत्र लिखता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, और इस पत्र में कहता है कि देवगिरी से प्राप्त धन भी ले जाने का आग्रह सुल्तान से किया था। और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के कड़ा मानिकपुर पहुंचने पर जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सरदारों इख्तियारुद्दीन हुद तथा मोहम्मद सलीम द्वारा 20 जुलाई 1296 ईस्वी में सुल्तान की हत्या कर दिया था। क्योंकि ये तुर्क सरदार थे, किसके? जलालुद्दीन खिलजी के, इख्तियारुद्दीन हुद और आपका मोहम्मद सलीम। तो ये जब आता है, क्योंकि ये लोभी था ये भी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो ये आता है रास्ते में ही अपने सरदारों से मरवा देता है। अब इसका जो मेन उद्देश्य था जलालुद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान में, इसका मेन उद्देश्य था, इसका मेन सिद्धांत था कि वहां से लूटपाट कर वहां से धन लेना। धन से इसकी आर्थिक स्थिति विस्तार और साम्राज्य विस्तार था, क्योंकि किसी भी राजा के लिए आर्थिक सुधार करने के लिए उस पर धन होना चाहिए, क्योंकि इसकी स्थायी सेना बनाई थी हुलिया। उसके बाद में 1 सस्पा 2 सस्पा इसने कई कर भी लगाए थे, जजिया कर और आपका घर कर। उसके बाद में 2 कर नहीं कर रहे थे, कौन सा? घर कर और चरी कर, ठीक है। और इसने अलग अलग कर लगाए थे, जिससे कि इसका मेन मुद्दा था कि अधिक से अधिक धन के लूट का लाना, जिससे मेरी सेना की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और मेरा साम्राज्य का विस्तार अधिक से अधिक हो। इसका मेन उद्देश्य था। तो इस प्रकार अब देखें आप कि जलालुद्दीन खिलजी के दक्षिण भारतीय अभियान, ठीक है। अब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के कार्यकाल में दक्षिण भारतीय अभियान 1303, ठीक है। दक्षिणी अभियान कब हुआ था? 1303 ईस्वी में वारंगल राज्य के विरुद्ध किया था। कब किया था? 1303 ईस्वी में वारंगल राज्य के विरुद्ध किया था। इस अभियान के दौरान खिलजी सेना का नेतृत्व, जब ये इसने दक्षिण भारतीय पर आक्रमण किया था, तो किस पर किया था? दक्षिण भारतीय जो राज्य था वारंगल, उस पर इसने आक्रमण किया। कब? 1303 ईस्वी में। और इसका नेतृत्व कर रहा था सेना का 3 लोग कर रहे थे। कौन कौन? मलिक काफूर, छज्जूमल और फखरुद्दीन, ठीक है। कौन कौन? मलिक काफूर, छज्जू और फखरुद्दीन ने इसका नेतृत्व किया था। और बंगाल तथा उड़ीसा, ठीक है, बंगाल तथा उड़ीसा के मार्ग में से किए गए इस आक्रमण को वारंगल के काकतीय राजा क्या नाम है? प्रतापरुद्रदेव द्वितीय ने विफल कर दिया।
क्योंकि जो अभियान चलाया था वारंगल पर और नेतृत्व कौन कर रहा था, मलिक काफूर, छज्जूमल और फखरुद्दीन। इन्होंने आक्रमण कब किया, 1303 ईस्वी में। और इसको जो आक्रमण को विफल कौन कर देता है, काकतीय, जो वारंगल का काकतीय राजा रहता है प्रतापरुद्र देव ने विफल किया था इस आक्रमण को। उसके बाद में वारंगल अभियान की विफलता के पश्चात सुल्तान के समय एक सुनियोजित नीति के तहत चारों दक्षिणी राज्य, ठीक है, तो जब ये विफल हो जाता है तो सुल्तान एक रणनीति बनाता है, एक सुनियोजित नीति बनाता है, जिससे कि चारों राज्य कौन कौन से, देवगिरी, वारंगल, होयसल और पांड्य, ठीक है, राज्य के विरुद्ध आक्रमण किए। इन चारों राज्यों के विरुद्ध किए गए थे, ठीक है, जो चार राज्य बताए, देवगिरी, वारंगल, होयसल, पांड्य, इस पर चार आक्रमण, ऐसे चार ही राज्यों पर आक्रमण किए थे। और सुल्तान की सेना के नेतृत्व, अब कौन नेतृत्व कर रहा है, जब भी नेतृत्व कर रहा था 1303 में वारंगल पर आक्रमण किया था, उसमें छज्जूमल और मलिक काफूर और फखरुद्दीन ने किया था। लेकिन जो वहां का वारंगल का राजा था, काकतीय वंश था, राजा था प्रतापरुद्र देव ने, सहदेव ने वो विफल कर दिया। और विफल के बाद में जब विफलता मिलती आक्रमण में, उसी के बाद में रणनीति बनाता है अलाउद्दीन खिलजी। और रणनीति बनाने के बाद में चार राज्य, देवगिरी, वारंगल, होयसल, पांड्य राज्य के विरुद्ध आक्रमण। और जो इनके चारों के आक्रमण करता है, इसका जो नेतृत्व करता है अलाउद्दीन खिलजी, सेनापति नेतृत्व करता है मलिक काफूर। एक बात तो ध्यान रखना कि दक्षिणी जो अभियान, सैन्य अभियान थे, दक्षिणी भारतीय अभियान हुए थे, उसमें सबसे ज्यादा जो सहयोग था अलाउद्दीन खिलजी का शासन का दक्षिणी भारत में, वो मलिक काफूर। ये मलिक काफूर वही है जो एक हिजड़ा था, जो आपके नसर खान ने 1000 दिनार में इसको खंबात शहर से खरीदा था, इसलिए 1000 दिनार इसको बोला था। ये वही मलिक काफूर है, ठीक है। तो मलिक काफूर ने नेतृत्व किया था। और अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी नीति की विशेषताएं, ठीक है, आक्रमण किसने किया था, द्वारा, जो नेतृत्व कौन कर रहा था, मलिक काफूर, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी नीति की विशेषताएं, दक्षिणी राज्यों को पराजित कर सल्तनत की अधीनता स्वीकार करना तथा अधिक से अधिक धन लूटना, परंतु किसी भी दक्षिणी राज्य को सुल्तान में शामिल नहीं करना था, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था, विशेषता थी, तो दक्षिणी राज्य को पराजित करने पर सल्तनत था, क्योंकि सल्तनत काल था, क्योंकि 5 वंश होते हैं इसमें, तो सल्तनत काल में उसको अधीनता स्वीकार करना और अधिक से अधिक वहां से माल लूटना, परंतु दक्षिण राज्य को सुल्तान में शामिल नहीं करना था, क्योंकि दक्षिण राज्य यही नहीं चाहता था कि मैं इसको शामिल करूं, आगे जाकर शामिल कर देता है। इसका उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक धन लूटना और अधीनता स्वीकार करना, ठीक है। उसके बाद में दक्षिणी अभियानों के लिए सुल्तान के प्रेरित होने का कारण दक्षिणी राज्यों को धन संपन्नता से परिचित होने के साथ साथ दक्षिणी राज्यों के आपसी विमन से, मतभेद से भी परिचित होना था। क्योंकि एक कारण क्या था कि आक्रमण से इसको ये पता पड़ जाता कि यहाँ का जो मतभेद है, ये इसका जानकारी। और एक बात और थी, जो ये तुम्हारा पांड्य है, चोल है और आपका देवगिरी राज्य है, होयसल है, कि ये सिस्टम क्या था कि आपस में युद्ध करते रहते थे, ठीक है। और युद्ध करने के कारण इसकी स्थिति को, ये आर्थिक स्थिति आज इसको देखना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, जिससे कि आगे चलकर इसने इसका भरपूर प्रयोग किया, क्योंकि इसको जानकारी हो गई थी कि ये आर्थिक स्थिति इनकी ऐसी है, और जिससे कि और इनमें आपस में मतभेद होता है, जिससे कि आक्रमण करने में आसान रहेगा और वहां से जितना भी धन है वो लूटने के बाद में दिल्ली आएगा। ये अलाउद्दीन खिलजी की परिचित होने का था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी चाहता यही था कि यदि मैं वहां आक्रमण करूं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने पहले भी, क्योंकि इसका ये उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी सल्तनत काल में, सल्तनत में उसको मिला लूं, परंतु वहां से इसका उद्देश्य था कि मैं वहां से अधिक धन लूटना और उनके जो अधीनता स्वीकार, क्योंकि अधीनता स्वीकार करने के बाद में क्या होता था, कोई भी राजा किसी राजा को अधीनता स्वीकार कर देता था तो वहां से टैक्स मिलता था, ठीक है, क्योंकि अधीनता स्वीकार करने के बाद वहां से टैक्स मिलता था। यदि किसी कारण कोई राजा टैक्स नहीं देता था तो उस टैक्स के बदले में वहां पर आक्रमण किया जाता था और उसकी
राजगद्दी से हटाकर कोई भी एक जो राजा चाहता था उसको बैठा दिया जाता था। तो टैक्स से आर्थिक स्थिति मजबूत होती थी, क्योंकि ये इसका उद्देश्य यही था कि धन लूटना और अधीनता स्वीकार करना। क्योंकि जितने भी इसने आक्रमण किए थे सभी को अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, कुछ उनको बिना आक्रमण करने से, क्योंकि डर के हमारी सेना नहीं थी, इस पर काफी विशाल सेना थी। और गांधी ने वो भी बोला है कि इसकी 4,75,000 जो घुड़सवार सेना थी, ठीक है, और पैदल सेना थी इसकी, सैनिक भी थे, और घुड़सवार को सर्वाधिक जो मजबूत सेना थी इसकी घुड़सवार सेना थी अलाउद्दीन खिलजी की। इसका मलिक काफूर के नेतृत्व में, ठीक है, क्या मलिक काफूर के नेतृत्व में खिलजी सेना को पराजित कर अधीनता स्वीकार कराई, ठीक है। जब युद्ध हुआ, ठीक है, किसने युद्ध करा था? मलिक काफूर ने, और चारों पर युद्ध किया, और चारों पर युद्ध करने के बाद में अधीनता स्वीकार करवाई, और अधीनता के साथ साथ स्वीकार करवाने के बाद में हर्जाने के रूप में बड़ी धनराशि प्राप्त करने के साथ साथ प्रत्येक दक्षिण राज्य के शासक से अगले दक्षिणी अभियान में मदद लेने का वचन भी रहा था। इसमें क्या था कि एक इसका मलिक काफूर जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, इसने ये सभी राज्य के जो शासक है वो हराए, और हराने के बाद में उन्होंने हरजाना दिया इसको मलिक काफूर को, और हरजाने के साथ साथ वहां पर धन लूटा। और एक बात और थी, जिस पर आक्रमण करता था उस राजा इसके अधीनता स्वीकार करने के बाद में जब ये दूसरे आक्रमण करता था, जैसे देवगिरी राज्य आक्रमण कराता तो वारंगल पर आक्रमण करने के लिए भी था, तो ये जो राजा था वहां की जनता पे, वहां की जो प्रशासन जो सेनापति थे इसका सहयोग भी करते थे, ठीक है, ये भी उसमें वचन था। क्योंकि इसने वहां पर मलिक काफूर के नेतृत्व में खिलजी सेना को पराजित कर अधीनता स्वीकार कराई तथा हरजाने के रूप में बड़ी धनराशि प्राप्त करने के साथ साथ, ये लिख रहा, प्राप्त करने के साथ साथ प्रत्येक दक्षिणी राज्य, ठीक है, प्रत्येक दक्षिणी राज्य के शासक के अगले दक्षिणी राज्य में, ठीक है, अभियान में मदद देने का वचन भी प्राप्त किया था। अब आता है सर्वप्रथम इसने जो है देवगिरी, ठीक है, जो दक्षिणी राज्य था देवगिरी राज्य जो आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में। तो इस अभियान में 1303 में दक्षिणी राज्य पर आक्रमण किया था, तो उस टाइम पे राजपूत शासक था रामचंद्र देव, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था कि देवगिरी राज्य पे पहले भी आक्रमण हुआ था, और आपके जो शरण दे रखी थी, आपके जो गुजरात का शासक था कर्णदेव, उसकी पुत्री थी देवल देवी, और उसकी कर्णदेव की ये पत्नी थी, ये वो पत्नी से शादी, तो वहाँ दरबार में नुसरत खान खान जब आक्रमण करता है गुजरात अभियान में, तो उस टाइम पे वहां ले जाता दिल्ली दरबार में, और उसमें अलाउद्दीन खिलजी उससे शादी कर लेता है, और भागकर गुजरात देवगिरी राज्य शरण में आ जाता है, जो आपका गुजरात का राजा कर्ण और उसकी पुत्री देवल देवी, ठीक है, भाग कर आ जाती है। तो एक कारण ये भी था, और जो मेन कारण क्या था कि जब ये हारा कब 1296 ईस्वी में, तो उसके बाद में, हारने के बाद में यहाँ ये था कि आप टैक्स दें, जो आप कर दें दिल्ली के दरबार में, या जो अलाउद्दीन खिलजी जो शासक बन गया था मेरे को कर दें। लेकिन रामचंद्र देव ने टैक्स देने के लिए 2 वर्षों का टैक्स था वो नहीं दिया, और 2 वर्ष का टैक्स नहीं देने के बाद में इसने टैक्स देने के लिए मना कर दिया। एक तो टैक्स नहीं दे रहा था, 2 वर्ष का टैक्स नहीं दिया था। यही कारण था कि मलिक काफूर ने देवगिरी पर राज्य पर आक्रमण किया, दक्षिण राज्य था, और आक्रमण करने के बाद में इसको बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद में दिल्ली के दरबार में इसको मलिक काफूर ने पेश किया, और मलिक काफूर ने पेश किया जब दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो रामचंद्र देव था उससे व्यवहार ठीक तरह बातें करें और ठीक तरह व्यवहार किया, और उससे ये बोला कि आपके साथ में क्या करा जाए। उसने ये बोला, किसी रामचंद्र देव ने, जो राजा के साथ किया जाता है। तो इससे प्रभावित होकर इसने एक उपाधि दी, किसकी? राय रायन की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को, और उपाधि के साथ साथ जो गुजरात के नौसारी जिले की जमींदारी दी, ठीक है, नौसारी जिले की जागीर प्रदान की। और इसी भी अभियान के दौरान गुजरात के राजपूत कर्णदेव की जो पुत्री थी देवल देवी, और वो देवल देवी को कहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार में देवल देवी साथ आई, कर्णदेव देवल देवी साथ, क्योंकि वहां से देवल देवी मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के भी साथ थी, मतलब सॉरी, ये जो देवल देवी थी ये दिल्ली आ गई, और दिल्ली आने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने
किससे शादी करवाई? इसका एक बेटा था खिज्र खान। खिज्र खान से शादी करवाई और खिज्र खान का शादी का वर्ण जो है एक अमीर खुसरो की आशिका ग्रंथ है, उसमें खिज्र का और आपका देवल देवी की प्रेम प्रसंग कहानी है, जिससे कि उसमें कथावाचन के रूप में दर्शाया गया है। अब क्या होता है कि वर्णी ने क्या कहा है इसको, देवगिरी राज्य को, कि धन संपत्ति बहुत ज्यादा मिली थी। वर्णी ने क्या बोला है इस अभियान के लिए, तो देवगिरी राज्य पर दक्षिण राज्य पर अभियान किया, आक्रमण किया था मलिकापुर ने। वर्णी ने बोला है कि धन संपत्ति बहुत ज्यादा मिली थी, किसको? मलिकापुर को। ठीक है, उसके बाद में फरिश्ता ने भी इसके बारे में क्या कहा है कि 6 मन सोना, 7 मन मोती, 2 मन लाल नीलम हीरे पन्ने, 1000 मन चांदी और 4000 थान रेशम के मिले थे। और ये सभी ये कहाँ पर दिल्ली के दरबार में पहुंचे और कौन ले गया था? मलिक काफूर ले गया था। तो इस प्रकार देखें देवगिरी अभियान 1307 ईस्वी में, इस अभियान का काम यहाँ के राजा रामचंद्र देव द्वारा 2 वर्षों से का मतलब टैक्स न चुकाया जाना था। सुल्तान मतलब इलादुल खिलजी ने रामचंद्र देव के साथ उदारता का व्यवहार करते हुए, क्योंकि जब आक्रमण करता है मलिकापुर तो रामचंद्र देव हार जाता है और हारने के बाद में मलिकापुर कहाँ पेश करता है इसको? दिल्ली में इलादुल खिलजी के दरबार में पेश करता है। और पेश करने के बाद में इलादुल खिलजी रामचंद्र के साथ उदारता मतलब अच्छे व्यवहार करता है और व्यवहार करने के बाद में ये से पूछता है आपके साथ में क्या करा जाए। तो रामचंद्र देव जो शासक था देवगिरी राज्य का, वो कहता जैसे कि मेरे साथ में जैसे राजा के साथ किया जाता है। इससे प्रभावित होकर इलादुल खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी और गुजरात के नौसारी जिले की जागीर प्रदान की थी। किसने? इलादुल खिलजी ने। इसी अभियान के दौरान गुजरात के राजपूत कांड की पुत्री देवल देवी को दिल्ली ले जाया गया, क्योंकि आक्रमण हो गया, हार गया। हारने के बाद में इसको भी पेश कर गया और आपकी इसकी जो पुत्री थी कांड देव की देवल देवी, उसको भी दिल्ली दरबार में पेश किया गया। ठीक है, और पेश करने के बाद में खिज्र खां के साथ, ठीक है, खिज्र खां के साथ उसका विवाह कर दिया गया। किसका? देवल देवी का। और अमीर खुसरो अपने ग्रंथ आशिका में जो आशिका जो बुक है, किस किस के बारे में इसमें कथा है? खिज्र खां और देवल देवी के बारे में प्रेम प्रसंग की कहानियां हैं कथानक के रूप में। तो अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ आशिका कथानक का आधार देवल देवी तथा खिज्र खां के बीच प्रेरणा प्रसंग को बनाया। उसके बाद में वर्णी ने क्या बोला है इस आक्रमण के लिए देवगिरी राज्य के माता इलादुल खिलजी के लिए धन संपत्ति बहुत ज्यादा मिली थी, क्योंकि इसका उद्देश्य यही था कि धन संपत्ति लूटना। तो वर्णी ने बोला है कि धन संपत्ति बहुत ज्यादा मिली थी इस युद्ध में, आक्रमण में देवगिरी से। और फरिश्ता ने बोला है कि 6 मन सोना, ठीक है, फरिश्ता ने क्या बोला है, यहाँ से जो मलिकापुर को मिला था 6 मन सोना, 7 मन मोती, 2 मन लाल नीलम हीरे पन्ने, 1000 चांदी और 4000 थान रेशम के मिले थे। किसने बोला है? ये फरिश्ता ने। और ने क्या बोला है? धन संपत्ति बहुत ज्यादा मिली थी। और देवगिरी राज्य आक्रमण कब हुआ था? 1307 ईस्वी में हुआ था। किसने आक्रमण किया था? अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि आपको पता तो है कि 4 दक्षिण राज्य थे आपके, देवगिरी और आपका वारंगल, होयसाल और पांड्य। चारों पर आक्रमण किसने किया था? नेतृत्व कौन कर रहा था? इलादुल खिलजी का सेनापति मलिक काफूर जो हिजड़ा था, ठीक है, जो किसने खरीदा था? नसरत खान ने, गुजरात अभियान के तहत और खम्मा शहर में, ठीक है, 1000 दिनार। इसलिए इस मलिक काफूर का बोला जाता है 1000 दिनार भी इसको बोला जाता है। तो देवगिरी का आक्रमण कब हुआ था? ये क्वेश्चन जो था 1307 ईस्वी में, ठीक है। इसका राजा कौन था? रामचंद्र देव, ठीक। कारण क्या थे? 2 वर्षों के कारण टैक्स नहीं चुकाने के कारण इस पर आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? मलिक काफूर ने किया था, ठीक है। मलिक काफूर ने आक्रमण करने के बाद में उसको कहाँ पेश किया था? दिल्ली के दरबार में खिलजी के पास पेश किया था। तो पेश करने के बाद उसके साथ और कौन था? कांड जो गुजरात का जो शासक था, कांड देव की पुत्री देवल देवी भी दिल्ली दरबार में इलादुल खिलजी
दिल्ली दरबार में बैठा था, उसके साथ में आपका रामचंद्र देव और मलिक काफूर और आपका कर्णदेव की पुत्री देवल देवी भी ले गई, मलिक काफूर ले गया था सुल्तान के दरबार में, इलाहाबाद खिलजी दरबार। ठीक है, उसके बाद में पूछता है क्वेश्चन कि इलाहाबाद खिलजी ने फिर रामचंद्र देव के साथ में कैसा उदारता का व्यवहार किया था, उदारता का व्यवहार किया था। किस उपाधि दी थी? राय रायन की उपाधि दी थी। उसके बाद में गुजरात के नौसरी जिले की जागीर प्रदान की थी। ठीक है, गुजरात के नौसरी जिले की जागीर प्रदान की थी। और उसके बाद में जो कर्णदेव की पुत्री थी खिज्र खां के साथ में उसका विवाह कर दिया था। और खिज्र खां का विवरण जो मिलता है अमर खुसरो की ग्रंथ है जिसका नाम है आशिका में, उसका प्रेम प्रसंग के बारे में देवल देवी और खिज्र खां के बारे में उसमें उल्लेख है। उसके बाद में वर्णी ने क्या बोला कि धन संपत्ति बहुत ज्यादा मिली थी। और फरिश्ता ने क्या बोला कि 6 मन सोना, 7 मन मोती, 2 मन लाल नीले हरे पन्ने, 1000 मन चांदी और 4000 थान रेशम मिले थे। ठीक है, किसने बोला था? फरिश्ता ने बोला था। उसके बाद में वारंगल पकड़ में होता है 1309 ईस्वी से 1310 ईस्वी में। तो यह काकतीय वंश का शासक था प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, और जो वारंगल की राजधानी थी कहाँ थी? तेलंगाना थी। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव ने जंजीरों से जकड़ी हुई सोने की मूर्ति किसको भेजी? इलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, और ये जकड़ी हुई मूर्ति का मतलब क्या था कि मैंने आपका अधीनता स्वीकार कर ली है क्योंकि आप मैं कैदी हो गया हूँ आपका। और जंजीर इसलिए थी क्योंकि जंजीर से बंधा होने का संकेत ये था कि मैंने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली बिना युद्ध के। तो मलिक काफूर उसको वहाँ मूर्ति को मलिक काफूर भेज देता है इलाउद्दीन खिलजी की। और मलिक काफूर इलाउद्दीन खिलजी को इसकी किसकी सोने की मूर्ति? प्रताप रुद्रदेव की सोने की मूर्ति। ठीक है, और बनवाकर अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव सुल्तान को भेजता है इलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि जो वारंगल जो 1309 से 1310 ईस्वी में बिना युद्ध करने तो मलिक काफूर जाता है, इसमें इलाउद्दीन खिलजी का जो नेतृत्व करता है कौन करता है? मलिक काफूर। तो ये उससे पहले क्या करता है कि अपनी सोने की मूर्ति जंजीरों से बनी हुई एक मूर्ति सोने की जिससे कि अधीनता स्वीकार कर लेने का प्रस्ताव सुल्तान को भेजता है और सुल्तान इस प्रस्ताव को ले लेता है। ठीक है, और एक बात और, इसकी जो राजधानी थी वाराणसी की राजधानी कहाँ थी? तेलंगाना। और वर्णी ने इसके वर्णी ने क्या बोला है इसको? 300 हाथी 700 घोड़े दान में दिया था। किसने? प्रताप रुद्रदेव ने। किसको? मलिक काफूर को। उसके बाद में इतिहासकार है काफी खां के अनुसार गोलकुंडा के खान से प्राप्त कोहनू हीरा प्रताप रुद्र ने मलिक काफूर को दिया था। और मलिक काफूर ने किसको दिया था? इलाउद्दीन खिलजी को। कि यहाँ की जो मुख्य बात है उसके बाद में छोटा सा है होयसल, जो 1310 ईस्वी में। इस राज्य की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। और यहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। और यहाँ से जो होयसल जो प्रसिद्ध थी, किसके लिए प्रसिद्ध थी? कला, वास्तुकला और संस्कृति के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियों का काल माना जाता है। किसको? होयसल को। और इसका जो नेतृत्व कर रहा था इलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में मलिक काफूर ने और ख्वाजा हाजी ने नेतृत्व किया था। अब इस प्रकार देखो वारंगल 1309 से 10 यहाँ पर शासकीय यहाँ पर काकतीय वंश का शासक राजा प्रताप रुद्रदेव था। ठीक है, और वारंगल की राजधानी कहाँ थी? तेलंगाना। इसकी राजधानी कहाँ थी? वारंगल की राजधानी तेलंगाना। और शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। किस वंश का था? काकतीय वंश का। ठीक, इस वंश का काकतीय वंश का। और प्रताप रुद्रदेव ने जंजीरों में जकड़ी हुई अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर अधीनता स्वीकार लेने का प्रस्ताव सुल्तान को भेजा और सुल्तान ने प्रस्ताव मान लिया। ठीक है, और वर्णी ने वारंगल के बारे में और मलिक काफूर प्रताप रुद्र के बारे में क्या बोला कि प्रताप रुद्रदेव ने 300 हाथी 700 घोड़े दान में दिए थे। किसको? मलिक काफूर को। और काफी खां जो इतिहासकार है इन्होंने क्या बोला है, क्योंकि काफी का इतिहासकार है गोलकुंडा खान से प्राप्त एक कोहनू हीरा निकला था
जिससे कि प्रतापरुद्रदेव ने किसको दिया, मलिक काफूर को दिया, और मलिक काफूर ने किसको दिया, अलाउद्दीन खिलजी को दिया। ठीक है, और उसके बाद में एक परिभाषा और है होयसल के ऊपर, 1000 ऊंटों पर लाद का, क्योंकि यहाँ से इतनी संपत्ति मिली थी, कहाँ से, वारंगल से, जिस प्रकार वो बर्नी ने भी और फरिश्ता ने भी बोला था। तो 1000 ऊंटों पर लाद कर धन संपत्ति वारंगल विजय और तेलंगाना से ले गया था। कौन, मलिक काफूर, क्योंकि 1000 जो ऊंट थे, इतनी संपत्ति, खजाना मिलने के बाद में इतनी संपत्ति थी कि जो 1000 ऊंट पे लाद कर धन संपत्ति वारंगल और तेलंगाना से ले गया था मलिक काफूर। उसके बाद में होयसल 1310 ईस्वी में इस राज्य की राजधानी, ये क्वेश्चन हो जाता है, इस राज्य की राजधानी कहाँ था, कहाँ थी, द्वार समुद्र। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले चलो इसको बताता हूँ, क्वेश्चन बाद में बताता हूँ आपको। द्वार समुद्र राजधानी थी, और यहाँ का शासक कौन था, वीरबल्ला तित्य। शासक कौन था, वीरबल्ला तित्य था। और इसकी जो होयसल का जो उपलब्धि जो फेमस था, किस लिए फेमस था, कला के लिए, वास्तुकला के लिए और संस्कृति के लिए क्षेत्र में शानदार उपलब्धियों का कारण माना जाता है। ठीक है, इसको होयसल को, इसमें इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, सेना के अलाउद्दीन खिलजी का, मलिक काफूर और आपका ख्वाजा हाजी का था। अब एक क्वेश्चन बनता है, नंबर 1 क्वेश्चन, वारंगल पर 1309 से ईस्वी से 1310 ईस्वी में, ठीक है, अभियान चलाया था, किसने, मलिक काफूर ने। यहाँ का राजा कौन था, प्रतापरुद्रदेव। ठीक, यहाँ की वारंगल राजधानी कहाँ पर है, तेलंगाना। उसके बाद में प्रतापरुद्रदेव ने सुल्तान को बिना युद्ध से सुल्तान की संधि प्रस्ताव लेकर कहाँ भेजा था, अलाउद्दीन के दरबार में। और इसकी जो सोने की मूर्ति कैसी थी, सोने की मूर्ति थी, जंजीरों में, इसको जंजीरों में बांधकर एक सोने की मूर्ति उसको पेश की थी, इसने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। और बर्नी ने क्या बोला है, 200-300 हाथी, 700 घोड़े दान में दिए थे, किसने, प्रतापरुद्रदेव ने मलिक काफूर को। और खफी खां ने बोला है गोलकुंडा से, क्योंकि जो ये था वारंगल कर्नाटक, गोलकुंडा कर्नाटक, तो ये गोलकुंडा एक स्थान था जहाँ पर खां ने खुदाई होती थी, उस स्थान से कोहनूर हीरा निकला था, और उस कोहनूर हीरा को प्रतापरुद्रदेव ने मलिक काफूर को दिया, और मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया कोहनूर हीरा। उसके बाद में एक परिभाषा और है कि धन संपत्ति थी, 1000 ऊंटों पर लाद कर धन संपत्ति ले गई थी, ले गया था कौन, मलिक काफूर, तेलंगाना से ले गया था कौन, मलिक काफूर, क्योंकि वारंगल विजय के बाद में तेलंगाना की राजधानी थे, तो यहाँ से 1000 ऊंटों पर लाद कर धन संपत्ति ले गया था। अब आता है वह, उसके बाद में होयसल युद्ध कब हुआ था, 1310 ईस्वी में। ठीक है, इसकी राजधानी थी, काफी वेरी मोस्ट है, इसकी राजधानी थी आपकी, एक ये राजधानी और आपका ये राजधानी। ठीक है, इसकी राजधानी थी आपका, और ये जो परिभाषा है जो बर्नी की या कभी काफी फेमस परिभाषाएं पूछ लेता है एग्जाम में। द्वार समुद्र थी, और यहाँ का शासक कौन था, वीरबल्ला था, वीरबल्ला तित्य। और यहाँ एक होयसल किस लिए प्रसिद्ध था, कला, वास्तुकला, संस्कृति क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां थी, इस का काल माना जाता है, उपलब्धि, क्योंकि सब ज्यादा यहाँ पे होयसल में कला, वास्तुकला, संस्कृति से उपलब्धि के काल इसको माना जाता है होयसल को। ठीक है, नेतृत्व कौन कर रहा था, मलिक काफूर ख्वाजा हाजी ने इसने इसका नेतृत्व किया था। ठीक, पांड्य पर आक्रमण किया था 1311 में, जब मलिक काफूर ने इस पर आक्रमण किया था। ठीक है, किस पर, पांड्या पर, 1311 ईस्वी में। तो यहाँ पर सत्ता के लिए तो एक सगे भाई थे, वीर पांड्या और सुंदर पांड्या। जब वीर पांड्या सुंदर पांड्या में युद्ध होता है तो इसमें विजय किसको प्राप्त होती है, वीर पांड्या को, क्योंकि वीर से सिंपल सी बात है कि वीर है वीर पांड्या। वीर पांड्या को जब वीर पांड्या को विजय प्राप्त होती है, सुंदर पांड्या को हरा देता है कौन, वीर पांड्या। जब सगे दोनों भाई थे और सत्ता के चक्कर में आपस में संघर्ष होता है, वीर पांड्या इसमें शासक बन जाता है, कहाँ का, क्योंकि पांड्या की जो राजधानी थी वो मदुरा थी। ठीक है, मदुरी या मदुरा थी राजधानी। तो शासक कौन बन जाता है उसका, वीर पांड्या। और वीर पांड्या शासक बन जाता है तो सुंदर पांड्या अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगता है, और अलाउद्दीन खिलजी सहायता मांगने के बाद में तो मलिक काफूर को अलाउद्दीन
भेजता है। कहाँ पर? पांड्या राज्य, जो दक्षिण राज्य था। जब पांड्या भेजता है तो युद्ध में वीर पांड्या मारा जाता है, और वीर पांड्या मरने के बाद में अधीनता स्वीकार कर लेता है। सल्तनत, जो सल्तनत था, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। कौन? सुंदर पांड्या। और सुंदर पांड्या को वहाँ का शासक, कहाँ का? मतलब पांड्या जिस मथुरा में शासन कर रहा था, इसका भाई, उसका शासक बना दिया जाता है। और शासक बनाने से बाद में इसमें कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि धनराशि की दृष्टि से, इतिहासकार बताएं, धनराशि की दृष्टि से सर्वाधिक सफल अभियान माना जाता है। कौन सा? पांड्या अभियान। ठीक है, कि धनराशि की दृष्टि से सबसे सर्वाधिक सफल अभियान माना जाता है। और अमीर खुसरो के अनुसार अमीर खुसरो ने बोला है कि इस अभियान के दौरान खिलजी सेना कहाँ से? रामेश्वरम तक पहुंच गई थी। अलाउद्दीन खिलजी सेना कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई थी? रामेश्वरम तक पहुंच गई थी। ये किसने कहा है? अमीर खुसरो ने। और एक बात और, इससे 321 हाथियां और घोड़े, 2000 घोड़े और 2750 पाउंड सोना लूटा गया था पांड्या गार। अब देखें कि पांड्या 1311 ईस्वी में पांड्या राज्य की राजधानी मदुरा थी, और वेनिस इटली के यात्री मार्को पोलो, ठीक है, पांड्या को क्या बोला है? वेनिस इटली की यात्री था मार्को पोलो। उसने पांड्या राज्य को क्या बोला है? कि पांड्या राज्य को मावर राज्य, ठीक है, क्या राज्य बोला है? मावर राज्य पांड्य संज्ञा दी। और इस राज्य के वैभव और धन संपन्नता का विवरण दिया है। क्या किसने? मार्को पोलो ने इस राज्य को क्या बोला है? मावर राज्य संज्ञा दी है। और इस राज्य के वैभव मतलब सुंदरता और धन और संपन्नता का विवरण दिया है। किसने? मार्को पोलो ने। यहाँ पर वीर पांड्या तथा सुंदर पांड्या सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिसमें विजय होकर वीर पांड्या मथुरा का शासक बना था। सुंदर पांड्या के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांग जाने पर मलिक काफूर के नेतृत्व में खिलजी सेना भेजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और मथुरा पर आक्रमण किया। ठीक है, शासक या राजा कहाँ पर बैठा था? ये मथुरा, और राजधानी थी आपकी पांड्या की राजधानी थी। तो वहां से शासन कर रहा था वीर पांड्या। और युद्ध में वीर पांड्या की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में उसकी जगह किसको बैठा देने गद्दी पर? सुंदर पांड्या, जो वीर पांड्या का भाई था, जिससे कि वीर पांड्या मारा गया और सुंदर पांड्या को सल्तनत की अधीनता में मथुरा का शासक बनाया गया था। और धनराशि की दृष्टि से यह सर्वाधिक सफल अभियान था। ठीक है, धनराशि की दृष्टि से सर्वाधिक सफल अभियान था। कौन सा? पांड्या अभियान, जो मथुरा पे था। और अमरीक खुसरो ने क्या बोला है? कि इस अभियान के दौरान खिलजी सेना रामेश्वर, इस अभियान द्वारा खिलजी सेना कहाँ पर? रामेश्वर तक पहुंच गई थी। और जिसमें यहाँ लूट रहा था 321 हाथियां, 2000 घोड़े और 2750 पाउंड सोना लूटा था। कुछ इतिहासकारों ने इस पर बोला है। एक बात और, यहाँ जो क्वेश्चन किया जाता है, पांड्या पर आक्रमण अभियान चला था, दक्षिण राज्य पांड्या राज्य था। कब किया था? 1311 ईस्वी में। उसके बाद में यहाँ का शासक कौन थे? वीर पांड्या शासक था, जो वैसे दो भाई थे, वीर पांड्या और सुंदर पांड्या। ठीक है, तो ये दोनों सगे भाई थे। तो विजय किसी को प्राप्त हुई थी? वीर पांड्या को। ठीक, और सुंदर पांड्या ने किसके द्वारा सहायता मांगी थी? अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? मलिक काफूर को। और मलिक काफूर ने आक्रमण कहाँ करा था? वीर पांड्या शासन चला रहा था। कहाँ से? मथुरा से। एक बात और, मथुरा की इसकी पांड्या की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको मोस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। और इसके बाद में जब वीर पांड्या की मृत्यु हो जाती है युद्ध में, कौन हराता है? मलिक काफूर। तो उसकी जगह सुंदर पांड्या को सल्तनत की अधीनता में मथुरा का शासक बनाया जाता है। और एक बात और, धनराशि की दृष्टि से यह सर्वाधिक सफल अभियान माना जाता है। और मार्को पोलो ने, जो वेनिस इटली का यात्री था, मार्को पोलो ने पांड्या के लिए पांड्य राज्य को क्या बोला है? मावर राज्य संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा? मावर राज्य संज्ञा दी है। और उसने इस राज्य के वैभव और धन संपन्नता का विवरण दिया है। किसने? मार्को पोलो ने। और अमरीक खुसरो ने क्या बोला है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस अभियान के दौरान खिलजी सेना कहाँ तक पहुंच गई थी? रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम तक पहुंच गई थी। कौन की सेना? खिलजी की सेना।
और इससे लूटा है, क्योंकि धनराशि दृष्टि से यह सर्वाधिक सफल अभियान है। ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि निम्नलिखित से धनराशि दृष्टि से यह सर्वाधिक सफल अभियान कौन सा था, तो ये ऑप्शन दे देंगे भी। इसमें वारंगल है, मथुरा है और आपका देव राज्य है, होयसल है, ये ऑप्शन दे देंगे तो इसमें ये पांडे ऑप्शन होगा। और यहाँ से लूटा कितना था, 321 हाथियां, 2000 लगभग घोड़े और 2750 जो पौंड सोना लूटा था। किसने? मलिक काफूर ने। और ये मलिक काफूर ने कहाँ भिजवाया था? दिल्ली। दिल्ली पर राजगद्दी पर कौन बैठा था? अलाउद्दीन खिलजी। क्या होता है कि पुणे देवगिरी राज्य पर आक्रमण होता है, ठीक है। पुणे देवगिरी राज्य पर आक्रमण था, पहला आक्रमण था तो 1307 में, उस टाइम पे रामचंद्र देव शासन रहता है इसका। तो ये पुणे आक्रमण होता है देवगिरी राज्य पर। और पुणे आक्रमण कौन करता है? मलिक काफूर करता है। तो क्या था कि 1312 ईस्वी में रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र शंकर देव राजगद्दी पर बैठ जाता है और शासक बन जाता है, और वो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार को त्याग देता है। जो अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब सल्तनत ठीक है, सल्तनत की अधीनता त्याग दी थी। किसने? शंकर देव ने। और त्याग देने के बाद में फिर से मलिक काफूर पुणे देवगिरी पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद में शंकर देव को हत्या कर देता है। और शंकर देव की हत्या करने के बाद में जो रामचंद्र देव का जो दामाद था, क्या उधर क्या नाम है? रामचंद्र देव दामाद का नाम है हरपाल, ठीक है, हरपाल देव। इसमें क्या नाम था? हरपाल देव, ठीक है। हरपाल देव को देवगिरी राज्य का शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। कौन देगा? और ये शंकर देव है, इसमें उल्लेख मिलता है शंकर देव की जो शादी हुई थी प्रथम देवल देवी थी, जो आपका देव की पुत्री थी, उससे शादी हुई थी। तो इसलिए भी काफी नाराज था, क्योंकि किसी काशी के साथ में शादी हो जाती है। तो इसमें पुणे देवगिरी 1313 ईस्वी में यह अंतिम दक्षिण अभियान था। यह भी ध्यान रखना, यह अंतिम दक्षिणी अभियान था। और 1312 ईस्वी में देवगिरी शासक रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई थी, और उसका पुत्र शंकर देव शासक बना था। शंकर देव ने सल्तनत की अधीनता त्याग दी थी। अतः मलिक काफूर ने देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया था, जिससे कि शंकर देव की हत्या कर दी थी। किसने? मलिक काफूर ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव का दामाद था हरपाल देव को देवगिरी राज्य का शासन की जिम्मेदारी सौंप दी थी। तो ये पूरा एक दक्षिण भारतीय अभियान है, जो मैंने पूरी NCERT बेस और BCS में क्वेश्चन बताए हैं। और आपसे अनुरोध है कि पूरी वीडियो को देखें, इससे हर एक एग्जाम में मैं ये नहीं है कि UPSC, IAS, PCS, TGPD ये मैं उस बेस से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बना रहा हूँ वीडियो जो सल्तनत काल है, जब पहले पढ़ाया था मैंने आपको गुलाम वंश, एक गुलाम वंश की पूरी वीडियो बताई है मैं लगातार एक तरफ से, अब खिलजी वंश। तो मैं वीडियो को जो जो मध्यकालीन भारतीय है, या तो मध्यकालीन भारत एक तरफ से, ये सभी मध्यकालीन भारतीय है, पर मैं एग्जाम की बेस से एक तरफ से अलग अलग पार्ट में, जैसे पहले गुलाम वंश का वीडियो बनाई थी, उसके बाद में अब मैं खिलजी वंश की वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आसान हो जाता है। इसलिए कभी सर्च मारते हो KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल पर, तो गुलाम वंश, उसके बाद में खिलजी वंश, खिलजी के वंश के बाद में तुगलक वंश। तो ये एक सीरीज के अनुसार, क्योंकि 5 वंश थे सल्तनत काल में, तो इससे आपको लोगों को फायदा हो जाएगा। और एक तरफ से सीरियल टाइप मतलब स्टेप बाय स्टेप। और मेरी वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें अधिक से अधिक, क्योंकि इसमें वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और जिससे कि लाइक और कमेंट कम आ रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें KPS अकेडमी हिस्ट्री को, जिससे आप अनुरोध है और आपसे आशा है, ठीक है। धन्यवाद।